नमस्कार। सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविदा विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविदा भंग से क्या क्या उपचार उपलब्ध है, यानी संविदा भंग हो जाती है तो उसके विरुद्ध क्या क्या उपचार उपलब्ध है, उसको लेके अपन क्वेश्चन करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, जरा इस पर ध्यान देना आप। देखो, एक तो होता है संविदा करना, पहला काम तो संविदा का होना। और संविदा जब हो जाती है तो उसका अगर उनमें से कोई भी पक्षकार पालन नहीं करता है, यानी संविदा जो करनी थी, जिसका पालन करना था और उसका पालन नहीं किया गया, तो वो संविदा क्या मान ली जाती है? भंग मान ली जाती है। यानी संविदा का क्या हो गया? ब्रीच हो गया, भंग हो गया। और ऐसी संविदा जब भंग हो जाती है तब जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसा किया गया, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में संविदा थी, बी ने संविदा का पालन करना था और बी ने संविदा का पालन नहीं किया, तो इस ए के पास क्या क्या उपचार है, यानी ए बी के विरुद्ध क्या क्या उपचार प्राप्त कर सकता है, उन्हीं उपचारों की बात यहाँ कही गई है। यानी संविदा भंग हो जाएगी तो इसके विरुद्ध, इस ए को इस बी के विरुद्ध क्या उपचार उपलब्ध है, वो जो उपचार है वही उपचार आपको यहाँ लिखने हैं। संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण संबंधी, या संविदा भंग पर होने पर व्यथित पक्षकार, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको क्या क्या उपचार उपलब्ध है, ऐसे प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है आपसे। या संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति निर्धारण संबंधी विधि का विवेचन कीजिए। संविदा भंग हो जाती है तो फिर क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वांटम वेरिएंट का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछे, बस क्वेश्चन को समझना है, भाई इसने पूछा क्या है, उसके भाव को समझना है, ये कहना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज कुछ भी चेंज करके दे सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कई धुरंधर ऐसे हैं हमारे, जो एक्सपर्ट हैं, जो विद्वान हैं, वो अपने को वो चीजें पता नहीं होती लेकिन उनको पता है, वो फिर दूसरा नाम दे देते हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो, कई कई पेपर में ऐसा हुआ है जहां नाम दूसरा दिया गया है और बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाए या प्रॉब्लम के रूप में दे दी। पीछे आपके हिंदू लोग में एक हिंदू निर्वसित पुरुष, अगर है कि हिंदू पुरुष निर्वसित मर जाता है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को जाएगी, ये क्वेश्चन आया था। और इम्पोर्टेंट में भी मैंने बताया हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि उसको एक प्रॉब्लम के रूप में पूछ लिया कि एक हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है, अपने पीछे अपनी विधवा को, एक बेटे को, दो बेटियों को ऐसे छोड़कर मर जाता है, उसके साथ उसका रिलेशन है, उसकी संपत्ति किस तरीके से, यानी प्रॉब्लम के रूप में पूछ लिया, समस्यात्मक क्वेश्चन बना दिया उसको, वो बच्चे समझ नहीं पाए। संविदा भंग के विरुद्ध क्या उपचार है? संविदा करने का जितना महत्व है, यानी संविदा करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये संविदा भंग के विरुद्ध उपचार है वो महत्वपूर्ण है। यानी कोई कार्य आप कर रहे हो और कर नहीं रहे हो तो आपके विरुद्ध कार्रवाई क्या हो सकती है, तो जितना करना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका भंग भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, उसका उल्लंघन इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति जो संविदा करेगा उसका दायित्व बनता है कि वह संविदा का पालन करे, वो क्या करे? संविदा का पालन करे, उसका उल्लंघन नहीं करे। अगर उल्लंघन करता है तो उस पर कुछ लायबिलिटी आती है, उस पर कुछ दायित्व आते हैं जिनका भी उसे पालन करना होता है। संविदा के पक्षकार अपने अपने भाग का पालन का दायित्व अधिरोपित किया गया। अगर कोई भी पक्षकार अपने दायित्वों का उल्लंघन करेगा तो उसको अपने अपने पक्ष, जितना उनका पक्ष है, अपने अपने पक्ष तक वो क्या करेंगे? उन पर दायित्व होगा कि वह उसका भी पालन करे। मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने भंग कर दिया तो ए को इसके विरुद्ध उपचार मिलेंगे, बी के विरुद्ध। अगर ए को पालन करना था, बी ने ए ने उल्लंघन कर दिया तो बी इसके विरुद्ध उपचार प्राप्त कर सकता है। दोनों ही पक्षकारों को ये जरूरी होता है, दोनों दोनों में से कोई भी इसका भंग कर सकता है। ये कहता है कि मान लो मैंने आपको उस दिन 100 रुपए किलो में ये चीज देनी है, उपलब्ध करवानी है। बी कहता है कि ठीक है मैं करवा दूंगा, बदले में ए कहता है कि मैं आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से पेमेंट कर दूंगा जैसे परिधान होगा।
या तो इसने पेमेंट, या तो इसने सामान भेजा नहीं तो इसका उल्लंघन हो गया, इसने सामान भेज दिया, इसने पेमेंट नहीं की, इसने संविदा का उल्लंघन कर दिया। दोनों स्थितियों में उल्लंघन होता है। दोनों ही पक्षकारों का ये दायित्व होता है कि वह अपने अपने भाग का पालन करे। जैसे एक प्रॉब्लम दी गई है, अगर कोई भी पक्षकार संविदा के अपने भाग का पालन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि वह संविदा भंग का दोषी है। जिसका अपना दायित्व था, अपने भाग का पालन करने की लायबिलिटी थी, उसने अपने भाग का पालन नहीं किया तो ये माना जाता है कि उसको क्या है, वो संविदा भंग का दोषी है। वो क्या है, संविदा भंग का दोषी है, यानी संविदा भंग करने का उसे दोषी मान लिया जाएगा जहां उसने पालन करना था और नहीं किया तब। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपकी यहाँ, उसमें है भी कि कै और ख को अपनी भूमि, कै ख को, ये कै है, कै ख को अपनी भूमि, कै इस ख को क्या करता है, अपनी भूमि विक्रय करने का करार करता है। अपनी भूमि विक्रय करने का करार करता है। कै ख को अपनी भूमि का विक्रय करने का करार करता है। विक्रय विलेख निष्पादित होने से पूर्व ही, जब इतनी मान लो ये कहा गया कि भाई हम इसको 20 अगस्त को 20 अगस्त को इसका निष्पादन करवा देंगे, यानी मैं विक्रयनामा आपके यहाँ रजिस्ट्री करवा दूंगा 20 अगस्त को, ये कै ने करार किया था। लेकिन 20 अगस्त से पहले कै ने इस अपनी भूमि को, जो ख को विक्रय करने का करार किया था, इस भूमि को गै को विक्रय कर देता है। क्या कर देता है, गै को विक्रय कर देता है। तो कै ने क्या कर दिया, कै ने ख के साथ जो संविदा की थी, जो करार किया था, उसका उल्लंघन कर दिया, क्योंकि इस निष्पादन से पहले ही इस कै ने अपनी संपत्ति को गै को विक्रय कर दिया। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, कै संविदा भंग का दोषी माना जाएगा, क्योंकि ख के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये भूमि ख को विक्रय करेगा, जबकि इसने किसको विक्रय कर दी, इसने बाद में इस गै को विक्रय कर दी। तो इसके साथ जो संविदा हुई उसका क्या कर दिया, कै ने भंग कर दिया। ऐसे मामले जहां कोई व्यक्ति स्वयं अवनधानता का दोषी हो। अब यहाँ तो ये इस कै की गलती थी कि इसको विक्रय करना था, नहीं करवाया, तो ये ख क्या है, प्रतिकर, क्षतिपूर्ति, हर्जाना, यानी ये प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन जहां दूसरे पक्ष की खुद की अवनधानता, अवनधानता का मतलब होता है लापरवाही या उपेक्षा हो, जहां दूसरे पक्ष की खुद उपेक्षा हो, उसके कारण से ये इस संविदा का पालन नहीं करवा पाया, तो फिर इससे होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा, फिर अधिकारी नहीं होगा। जहां खुद की लापरवाही की वजह से संविदा का पालन नहीं हो पाया, वहां ऐसी अगर क्षति होती है तो क्षति की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। संविदा भंग पर क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं। अब देखिए, इस संविदा भंग पर व्यक्ति को, पीड़ित पक्ष को क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं। तो वैसे तो अगर मैं कहूं आपको तो 3 ही उपचार उपलब्ध हैं। संविदा भंग के विरुद्ध अगर उपचारों की बात करें तो 3 ही उपचार हैं। पहला तो क्षति मूल्य का हर्जाना या क्षतिपूर्ति, या क्षतिपूर्ति। दूसरा, संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराना। और तीसरा, व्यादेश। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं। वैसे तो क्या है, ये 3 है। पहला, जो क्षति हुई है, ऐसी संविदा भंग के परिणाम स्वरूप जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, एक प्रकार। दूसरा, ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराना। जो संविदा थी, उस संविदा को वो कहता है कि मुझे क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मुझे क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मेरा क्या नुकसान है, मुझे तो जो संविदा हुई है उसका पालन करवाना है। फिर वो न्यायालय में जाएगा कि जैसी हमारी संविदा है, मुझे तो उसका पालन करवाना है, मुझे कोई क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो संविदा का पालन ही चाहिए। तो वो संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन, यानी जैसी संविदा है वैसी की वैसी ही उसकी पालना करे, ये उसको आदेश करवाने के लिए न्यायालय में जाता है। तीसरा, व्यादेश या इंजेक्शन जिसको कहते हैं, स्टे जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, जिसका नाम है स्टे, तो व्यादेश भी प्राप्त कर सकता है। यानी वो ऐसा कोई संविदा का भंग करता है तो दूसरा पक्षकार जो पीड़ित है वो क्या कर सकता है, न्यायालय में जाके उसके विरुद्ध व्यादेश ला सकता है, स्टे की कार्रवाई कर सकता है। यानी उसको एज इट इज अवस्था में रोकने का आदेश करवाया जा सकता है कि वो किसी दूसरे को भी ना दे।
ऐसे ये 3 प्रकार के उपचार हैं। सामान्य तो ये 3 प्रकार के हैं, लेकिन आपके यहाँ जो दिए गए हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। संविदा का भंग होने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जिसको संविदा पालन करना था और वो ऐसे भंग का दोषी होता है, तो उससे क्या क्या उपचार मिलते हैं, क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं। तो पीड़ित पक्ष के पास कौन कौन से उपचार उपलब्ध है? पीड़ित पक्ष के पास कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? तो पहला उपचार कौन सा होगा? वाद लाने का अधिकार। वाद लाने का अधिकार यानी अब ए और बी की बात करें अपन, इसी एग्जांपल को लेते चलना। आप बी ने संविदा का भंग कर दिया तो ए के विरुद्ध क्या अधिकार मिला? इस बी के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार। यानी ए को जो नुकसान हुआ है वह इसके लिए क्या कर सकता है? वाद ला सकता है, न्यायालय में वाद ला सकता है कि भी सूट प्लेंट दायर कर सकता है कि भी आपने संविदा भंग कर दी, इसलिए वो क्या कर सकता है? पहला उपचार है, जो नुकसान हुआ है उस नुकसाने के लिए उसे वाद लाने का अधिकार मिल जाता है। पहला ए को बी के विरुद्ध जिसने संविदा का भंग कर दिया है, वाद लाने का अधिकार। दूसरा प्रतिकर पाने का अधिकार। प्रतिकर पाने का अधिकार। जो नुकसान हुआ है, ऐसी संविदा भंग से जो क्षति हुई है, उस क्षति का क्या उसको क्षतिपूर्ति चाहिए, ऐसा प्रतिकर पाने का इसे अधिकार मिल जाता है। कंपनसेशन पाने का अधिकार उसे मिल जाता है, या इसे यूं कहीं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार इसे मिल जाता है। यानी जो संविदा भंग हुई, संविदा भंग के परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार को इसी संविदा का पालन नहीं करने पर कुछ नुकसान होता है, कुछ क्षति होती है, ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तीसरा शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार। शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार। अगर पक्षकारों में ऐसा तय हुआ है, शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार। शास्ति का मतलब होता है जुर्माना। शास्ति का मतलब जुर्माना या पेनल्टी जिसको कहते हैं वो होती है। तो शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार अगर पक्षकारों के बीच में जब संविदा हुई उस समय, संविदा करते समय अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई भी पक्षकार इस संविदा का भंग करेगा तो उसे इतना शास्ति, इतना जुर्माना देना पड़ेगा दूसरे पक्षकार को जिसने ऐसी संविदा का भंग नहीं किया है उसको। यानी ये पहले पक्षकार तय कर लेते हैं कि अगर हम दोनों में से जिनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, ये दोनों तय कर लेते हैं कि अगर हमारे दोनों में से किसी ने संविदा का भंग किया तो उसको 50,000 रुपए, लाख रुपए या जो भी वो तय करते हैं, ये वाली राशि दूसरे पक्षकार को देनी पड़ेगी। संविदा करते समय पक्षकार ये तय कर सकते हैं कि संविदा भंग के दोषी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित किए जाने पर व्यतीत पक्षकार दोषी पक्षकार से शास्ति की राशि पाने का हकदार हो जाता है। अगर इन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि एक पक्षकार अगर संविदा भंग करेगा तो वो दूसरे पक्षकार को इतने रुपए देगा, मान लो 1 लाख रुपए देगा, तो जैसे ही संविदा भंग करता है दूसरा पक्षकार उससे ये 1 लाख रुपए लेने का अधिकारी हो जाता है। तो शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार भी होता है। जहां पक्षकारों में ऐसी कोई बात, ऐसी संविदा करते समय कोई तय हुआ है कि अगर कोई भंग करेगा तो वो इतना जुर्माना देगा, तो दूसरा पक्षकार जिसने ऐसी संविदा का भंग नहीं किया वो जुर्माना प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट, ब्याज पाने का अधिकार। ब्याज पाने का अधिकार। ये माइक किसी का ऑन है ना, इसको बंद कर दें प्लीज। आप देखें जिसका ऑन है ना माइक वो बंद कर दें। ब्याज पाने का अधिकार। संविदा भंग की दशा में जो व्यथित पक्षकार है, व्यथित का मतलब जो पीड़ित पक्षकार है, जो दुखी है संविदा भंग से, पीड़ित पक्षकार संविदा भंग की दशा में व्यथित दोषी पक्षकार से, पीड़ित किससे? दोषी से, जिसने संविदा का भंग किया है। दोषी पक्षकार से हानि अथवा नुकसानी के साथ साथ, फिर जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है वो तो प्राप्त करे ही करेगा, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ब्याज उसे लग रहा था तो ऐसा ब्याज भी पाने का अधिकारी हो जाता है, ऐसे ब्याज भी पाने का हकदार हो जाता है। यानी संविदा भंग हुई,
संविदा भंग से क्षतिपूर्ति जितनी नुकसान हुआ उसकी नुकसानी तो प्राप्त कर ही करेगा, साथ ही साथ उस नुकसानी को प्राप्त करने में जितना समय लग रहा है उस समय पर जितना ब्याज बनता है ऐसी क्षतिपूर्ति का, वो ब्याज पाने का भी अधिकारी हो जाता है। तो यानी ब्याज पाने का भी अधिकार पीड़ित पक्ष को होता है। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार। विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट, विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार। अब ये पहला था क्षति का, इस क्षति में ये सारे आ गए आपके यहाँ तक के आ गए। दूसरा संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन था, तो ये आ गया संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार। संविदा का पीड़ित पक्षकार, संविदा का पीड़ित पक्षकार, ये सुनीता आपका माइक है ना ऑन है बेटा, इसको बंद कर दो। हाँ, विनिर्दिष्ट अनुपालन, संविदा का पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार के विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का, किसका? संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का। विनिर्दिष्ट का मतलब क्या होता है? विनिर्दिष्ट का मतलब होता है जैसी उनके बीच में संविदा हुई है, जैसी संविदा करते समय यह तय किया गया था कि ये कार्य किया जाएगा, सेम वैसा ही उसकी अनुपालना करवाने की, कि मुझे तो सेम वही कार्य करवा के देना है। न्यायालय से मांग करता है कि मुझे तो क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो वो संविदा का पालन चाहिए, मुझे तो जिस रूप में हमारी संविदा हुई है उसका पालन करवाया जाए। यानी वो पक्षकार को बाध्य करता है ऐसी संविदा का पालन करने के लिए। तो संविदा का विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक जिस वस्तु को लेके हुई है उसी की। मान लो यहाँ पर ए ने बी को प्लॉट बेचा था, ए ने बी को प्लॉट का विक्रय किया था और ए बाद में मना कर देता है या किसी और को विक्रय करने का करार कर लेता है, तो बी इसके विरुद्ध स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लेके आएगा कि मुझे तो ये प्लॉट ही चाहिए। वो कह रहा है कि बदले में मैं प्लॉट तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपका नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है मुझे क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ये प्लॉट ही चाहिए। तो प्लॉट के लिए न्यायालय में क्या कर सकता है? ऐसे विनिर्दिष्ट अनुपालन का दावा कर सकता है, विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद ला सकता है। ये कब लाया जाएगा? सामान्यतः ये कब लाया जाएगा? विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद लाया कब जाएगा उसकी भी कुछ परिस्थितियां हैं। कब लाया जाएगा? पहली बात, जब आर्थिक क्षति का आकलन करना असंभव हो, जब ये तय करना मुश्किल हो जाए कि भाई इसको कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन करना असंभव है। भाई हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि संविदा भंग के परिणाम स्वरूप ऐसे पीड़ित पक्षकार का कितना नुकसान हुआ है, नुकसान का सही ढंग से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन किया जा सकता है। जब आर्थिक क्षति का अंदाजा नहीं लग रहा कि उसको नुकसान कितना हुआ है, तो इससे अच्छा है कि संविदा का ही पालन करवा देता, कि कोई झंझट ही नहीं रहेगा फिर। दूसरा, आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त प्रतिकर न हो, जहां ये लगे कि भाई इसको आर्थिक क्षति तो हम दिला दें, इतना नुकसान हुआ है, लेकिन आर्थिक क्षति क्या है इसके लिए पर्याप्त प्रतिकर नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिकर नहीं है। यानी इसको नुकसान की भरपाई करना इसके लिए पर्याप्त प्रतिकर नहीं है, पर्याप्त कंपनसेशन नहीं है। तो क्या है? तो फिर संविदा का विनिर्दिष्ट पालन ही करवाया जाए। जहां पैसे का कोई महत्व नहीं होता वहां तो ये होता है कि मेरी तो संविदा का पालन होना चाहिए, पैसे तो भले ही आप मेरे से और ले लो। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है जहां पक्षकार कहता है कि मुझे तो संविदा का पालन ही करवाना है, पैसे तो मेरे पास खूब है, मुझे पैसे प्रतिकर नहीं चाहिए, जुर्माना वगैरह नहीं चाहिए, मुझे क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि ये मेरी संविदा का पालन करे। तो जहां आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त प्रतिकरणीय है, यानी पैसे से जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, कुछ चीजें तो ऐसी होती है जहां पैसा देके उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां क्षतिपूर्ति देने के बाद भी अगले को इतना प्रतिकर नहीं मिल पाता जितना उसको संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन से मिलता है। तीसरा, जहां आर्थिक प्रतिकर प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो, या जहां आर्थिक प्रतिकर ऐसा प्राप्त किया जाना, आर्थिक प्रतिकर प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो, वहां पर फिर क्या किया जाएगा? वहां पर संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन किया जाएगा। तीन बातें होंगी। आर्थिक क्षति का आकलन किया जाना संभव नहीं है, जहां ये तय नहीं किया जा रहा कि कितना नुकसान हुआ है,
या जहां आर्थिक क्षति पर्याप्त प्रतिकर नहीं है, या जहां आर्थिक प्रतिकर प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, या जहां से ऐसा हो कि भाई यहाँ से आर्थिक प्रतिकर तो मिल ही नहीं सकता, तो फिर क्या करें, फिर संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कर दें। तो ऐसी 3 अवस्थाओं में क्या किया जा सकता है, इस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन किया जा सकता है। तो यह आ गया आपका यहाँ। अब देखिए तीसरा जो लास्ट है व्यादेश। व्यादेश, या इसको यहां मैं तीसरा लिख रखा है मैंने, यहाँ पर जो व्यादेश है इंजेक्शन है। व्यादेश या इंजेक्शन। व्यादेश, संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध क्या कर सकता है, संविदा के पालन के लिए व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। मान लो ए ने, जैसे ये वाला एग्जांपल था, ए ने क्या किया, बी के साथ संविदा की कि मैं तुझे ये प्लॉट विक्रय करूंगा, और बाद में ये अपना प्लॉट ए किसी सी को विक्रय करने का करार कर लेता है। अब बी की तो संविदा भंग कर दी ना इसने। ए ने बी के साथ ये प्लॉट विक्रय करने का करार किया था, और इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही इसने क्या कर दिया, ए ने सी को विक्रय करने का करार कर लिया। अब बी के पास एक उपचार ये भी है, पहला तो ये कि वो क्षति हुई है उसका नुकसान प्राप्त कर ले, दूसरा वो क्षति विषय विनिर्दिष्ट अनुपालन का दावा कर दे, और तीसरा वो अब बी चाहे तो ए के विरुद्ध क्या कर सकता है, बी चाहे तो ए के विरुद्ध व्यादेश ला सकता है, ए के विरुद्ध व्यादेश स्टे की कार्रवाई कर सकता है कि बी की ए सी को ऐसा विक्रय ना करे, सी को इस प्लॉट का विक्रय ना करे, क्योंकि इसका प्लॉट का विक्रय करना मेरे साथ करार हुआ है। तो जब तक हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, इस सी को यह विक्रय ना करे, इसके लिए स्टे की कार्रवाई कर सकता है, व्यादेश ला सकता है। और न्यायालय को अगर ये पर्याप्त लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है, तो वो ऐसे इस ए और सी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके पालन पर रोक लगा सकता है, यानी इसके विक्रय पर रोक लगा सकता है जब तक इसके डिस्प्यूट का निर्धारण नहीं होता। तो व्यादेश की कार्रवाई भी कर सकता है। तीसरा जो उपचार है, महत्वपूर्ण उपचार है, वो है व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार। यानी बी को ये राइट मिल जाता है ए के विरुद्ध कि उसने संविदा का पालन नहीं किया, भंग का दोषी हो गया। तो ऐसी अवस्था में वो जिस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ है उसके ऊपर स्टे कर सकता है, उस पर न्यायालय से व्यादेश ला सकता है कि आप इसको रोक दें, जब तक हमारा जो डिस्प्यूट है इसका सॉल्यूशन नहीं होता तब तक वो आगे किसी को विक्रय ना करे। और न्यायालय को प्रथम दृष्टया अगर ऐसा लगता है तो वह ऐसे रोकने का आदेश जारी कर सकता है। जब ऐसा कार्य करने से रोका जाता है तो उसको व्यादेश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसको व्यादेश कहते हैं। सामान्य भाषा में इसका नाम जो है लोग स्टे कहते हैं। स्टे हो गया उस पर, आज वो फलां व्यक्ति उस जमीन पर स्टे लेके आ गया। ये जो स्टे है ना, स्टे का मतलब रोकना, यथास्थिति बनाए रखना। जब तक मामले का निर्धारण नहीं होता तब तक आप इस पर कुछ नहीं करेंगे, यथास्थिति बनाए रखेंगे। तो व्यादेश की कार्रवाई की जाती है। व्यादेश भी आपके क्वेश्चन है, व्यादेश भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, आपके एग्जाम में आ सकता है व्यादेश बड़ा प्रश्न के रूप में। तो वहां व्यादेश क्या है, व्यादेश का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, व्यादेश कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें वहां आपको देखनी है। तो व्यादेश अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन भी आपके बनकर आता है। ठीक है, तो ऐसा तब होगा जब संविदा का कोई पक्षकार संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार नहीं होता। मान लो ए अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, बी को प्लॉट देना था लेकिन तैयार नहीं है, नहीं दे रहा, तो बी इसके विरुद्ध क्या कर सकता है, व्यादेश का वाद ला सकता है, स्टे की कार्रवाई कर सकता है और इसको आगे विक्रय करने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये क्या थे, ये संविदा भंग होने पर पीड़ित पक्षकार को उपचार उपलब्ध है कि उसके पास क्या क्या उपचार है। तो वह वाद लाने का अधिकार उसको मिल जाता है। जैसे ही संविदा का भंग हुआ, पीड़ित पक्षकार वाद ला सकता है दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध, प्रतिकर पाने का अधिकार इसे मिल जाता है। शास्ति अधिरोपित की है तो वो अधिकार उसे मिल जाता है शास्ति प्राप्त करने का। अगर कोई ऐसी संविदा भंग से उसे कोई ब्याज मिलना था तो ब्याज का राइट भी इसे मिल जाता है। विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार भी इसे मिल जाता है। वो क्षतिपूर्ति जब पर्याप्त नहीं है या पर्याप्त किया जाना संभव नहीं है, तब वो क्या करता है, विनिर्दिष्ट अनुपालन का दावा लाके संविदा जैसी हुई है उसका पालन करवाने के लिए न्यायालय द्वारा उसे बाध्य कर सकता है। और लास्ट है व्यादेश इंजेक्शन, यानी स्टे की कार्रवाई भी वो करने के लिए स्वतंत्र है, ये अधिकार भी उसे मिल जाता है। ये सारे अधिकार विरोधी पक्ष को मिलेंगे, जिसने संविदा का भंग किया है उसके विरुद्ध मिलेंगे, और जो पीड़ित है उसको ये उपचार उपलब्ध होते हैं वो दूसरे पक्षकार के विरुद्ध जिसने संविदा का भंग किया है
उसके विरुद्ध ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो बोल सकता है अभी, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं और क्या है इसमें। आप सभी जो YouTube पर जो वीडियो अपलोड होता है क्लास का, वो देखते हैं क्या? यस सर। अगर देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो आप उसको देखा करें। फायदा ये है, उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा ये मिलेगा कि आपको रिवीजन करने का एक तो समय मिल जाएगा, और साथ में आपको, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जो आप पढ़ रहे हो ना, वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन समझने का जो तरीका होता है ना, वो यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ चीजों को आप समझोगे, पकड़ोगे उस चीज को, और वो चीजें याद भी रहेगी। आंखों से जब आप देखोगे, कानों से जब आप सुनोगे, तो दो दो इंद्रियां आपकी काम करेगी। दो इंद्रियां जब आपकी काम करेगी तो निश्चित रूप से आपको जहां जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद रहेगा। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। और जब अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक वाला बटन भी दबा देना, और किसी का भला करना चाहते हो तो शेयर वाला भी कर देना। इतना काम अगर आप कर देते हो तो आपका उद्देश्य भी सफल है और मेरा पढ़ना और पढ़ाना भी सफल है। अब देखिए, संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। संविदा भंग हो गई, उस संविदा भंग से हानि हो गई या कोई प्रतिकर है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई होगी? संविदा भंग से हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर। धारा 73 किसकी? भारतीय संविदा अधिनियम की। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 ये कहती है कि जहां ऐसी संविदा भंग होती है तो उसका प्रतिकर के लिए व्यवस्था की गई है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, क्या कर दी गई है? जबकि कोई संविदा क्या कर दी है? भंग कर दी गई है। जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, तो अब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है, अब ऐसे भंग से वह पक्षकार जो क्षति उठाता है, जो नुकसान उठाता है, भाई एक को तो नुकसान होगा, संविदा का पालन होगा तो उसे फायदा होगा, संविदा भंग कर दी तो ऐसे पक्षकार को नुकसान होगा। जो दूसरा पक्षकार है उसको कुछ नहीं हो रहा, जिसने किया है, लेकिन जिसके विरुद्ध किया है उसको नुकसान हो रहा है संविदा भंग करने से। उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद द्वारा, अब ये क्या करता है? ये जिस पक्षकार ने ऐसी संविदा भंग की है उससे क्या कर सकता है? क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, उससे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार हो जाता है। ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उत्पन्न हुआ है। ये जो क्षति हुई है उसे, इस क्षति को कौन सी क्षति प्राप्त करने का अधिकार होगा? वो क्षति प्राप्त करने का अधिकार होगा जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, कौन सी? प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में या कारोबार के सामान्य अनुक्रम में नुकसान होता है, वही नुकसान प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी ऐसी संविदा जिसका भंग कर दिया गया है, तो जिस पक्षकार को उसका नुकसान हुआ है वो वही क्षति प्राप्त करेगा जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसे भंग से उत्पन्न होती है। यानी अगर प्रकृति का ये नियम कहता है कि अगर सामान्यतः ऐसी संविदा भंग करती है तो उसको इतना सा नुकसान होता है, यानी जो उसका था वो हो गया प्लस थोड़ा सा और उसका जोड़ लो, तो ये नुकसान जो होना चाहिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जो नुकसान होता है वही क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। या अगर कारोबार के सिलसिले में कोई संविदा हुई है तो कारोबार के सिलसिले में ऐसी संविदा का पालन नहीं करने पर दूसरे पक्षकार को जो नुकसान होता है वो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में क्षतिपूर्ति मानी जाती है। मान लो उसने सप्लाई करना था, कोई माल सप्लाई करना था और माल सप्लाई नहीं किया तो उससे क्या नुकसान हुआ, वो नुकसान का आकलन किया जा सकता है, ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है। अब वो ये नहीं कह सकता
कि ऐसे करने से मुझे भविष्य में इतना नुकसान हो जाता, मेरा मार्केट इतना बढ़ जाता और 2 साल बाद मुझे इतना नुकसान होता है। ऐसा नहीं कर सकता। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जो नुकसान हो रहा है वही नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। जब ऐसा उन्हें संविदा करने के समय भी ज्ञात था, जब ऐसा उन्हें क्या था, ऐसे नुकसान का संविदा करते समय उनको ज्ञात था कि अगर किसी ने संविदा भंग कर दी तो उसको इतना नुकसान हो सकता है। ऐसा उन्हें पहले से ज्ञान था कि अगर आपने संविदा का भंग किया तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा, अगर आपने किया तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा। यानी उनको पहले से ऐसा ज्ञान था कि अगर संविदा का भंग होगा तो वो ऐसा नुकसान उसे हो सकता है। वही नुकसान को क्या कर सकता है, प्रतिकर के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में दूसरे पक्षकार से प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों की अगर हम बात कहें तो ऐसे नुकसान जो पक्षकारों को पहले से ज्ञात था वही नुकसान की भरपाई कर सकता है। कोई दूरस्थ या परोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। मान लो ये कह दे कि आपने अगर ये कर देते आप पालन तो मेरे को ये नुकसान नहीं होता, आपने नहीं किया इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो गया। दूरस्थ नुकसान जिसकी कल्पना संविदा करते समय पक्षकारों ने नहीं की थी, जिसकी या कोई प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष नुकसान कोई सामने आ रहा है तो वो कहता है कि मुझे इनडायरेक्टली आपसे इतना नुकसान हो गया, अगर आप संविदा भंग करते तो मुझे फायदा होता, और अब आपने संविदा का उल्लंघन कर दिया, संविदा भंग कर दिए तो मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्टली इतना रुपए का नुकसान हो गया। यानी बहुत ज्यादा नुकसान बढ़ा देता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से या दूरस्थ कोई नुकसान है जिसकी कल्पना पक्षकारों ने नहीं की थी, ऐसा नुकसान का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। केवल वही नुकसान प्राप्त करने का अधिकार होता है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में या कारोबार के सामान्य अनुक्रम में ऐसी क्षति होती है, उसी को ही क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल आप देख लें। कै संविदा करता है कि अमुक कीमत पर कै को 50 मन सोरा बेचेगा। कै और कै के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है। कै संविदा करता है कि अमुक कीमत पर कै को, यानी इस कै को क्या बेचेगा, 50 मन सोरा बेचेगा। अमुक कीमत पर यानी जो भी कीमत उन्होंने तय कर ली वो कीमत। कै अपने वचन को भंग कर देता है। कै सही समय पर ये 50 मन सोरा कै को नहीं देता है। यानी क्या कर दिया, कै ने वचन भंग कर दिया। क्या कर दिया, कै ने वचन भंग कर दिया। इसने देने का वचन किया था और इसको नहीं दिया तो क्या कर दिया, वचन भंग कर दिया। अब कै प्रतिकर के रूप में, अब कै है, कै को नुकसान हो गया क्योंकि इसे सोरा मिलना था, नहीं मिला तो इसे नुकसान हुआ। तो ये कै इस कै से कितना प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, उतना प्रतिकर प्राप्त कर सकता है जितना उसे नुकसान हुआ, जितना उसे अंदाजा था कि अगर ये देगा तो मुझे ये फायदा होगा, नहीं देगा तो मुझे ये नुकसान होगा, उतनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। यानी अब अगर ये नहीं देता तो अगर इसके साथ इसकी संविदा नहीं होती कै की, तो ये संविदा अगर कै किसी गै के साथ करता, ये गै से कोई 50 मन सोरा लेता इसी कीमत पर, तो उसे जितना नुकसान होता है ना उतना ही नुकसान ये कै से प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यानी सामान्य अनुक्रम में जितना नुकसान होता है उतना ही लेने का हकदार होगा, उससे ज्यादा लेने का हकदार नहीं होगा। धारा जो 73 है उसमें क्षति और नुकसानी पाने के लिए 2 बातें बताई गई है। नंबर 1, 2 बातें बताई है, यानी 73 में नुकसानी प्राप्त करनी है तो उसके लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली, ऐसी घटना के प्रायिक अनुक्रम में, या तो कोई ऐसी घटना घटी है जो सामान्यतः प्रकृति के अनुक्रम में है, सामान्यतः प्रकृति के अनुक्रम है, प्रकृति के अनुक्रम में ऐसे भंग से उत्पन्न हुआ है जिसकी संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। यानी संविदा करते समय पक्षकारों को यह ज्ञान था कि ऐसी संविदा अगर भंग होगी तो उसे उतना नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा अगर उन्हें ज्ञान है तब पहली बात, घटना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसी संविदा से भंग जो उत्पन्न क्षति हुई है वो पक्षकारों को पहले से इस बात का ज्ञान था कि अगर ऐसी संविदा भंग होती है तो उसे उतना नुकसान होता है। दूसरी बात, जो भंग के कारण हुई है, जो ऐसे भंग के कारण क्षति हुई है वो दूरस्थ या
प्रोक्ष नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दुरस्त या प्रोक्ष हानि या नुकसान नहीं हो। कोई ऐसी हानि या नुकसान नहीं हो जो दुरस्त है। दुरस्त का मतलब जो अभी नहीं हो रही लेकिन भविष्य में ऐसा होता, ऐसी नुकसानी होती, तो वो नुकसानी क्या कहलाती है? दुरस्त कहलाती है। परोक्ष यानी इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष, जहां ये लग रहा है कि संविदा भंग होने से ये नुकसान हुआ है, सामने दिख रहा है, तब तो वो प्रत्यक्ष नुकसान है। और वो कहता है कि संविदा भंग से मुझे वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे इतना नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये जो इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है वो, और जो दुरुस्त नुकसान हो रहा है जो भविष्य में होता ऐसा, तो फिर वो वाला नुकसान यहाँ पर क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो वो नुकसान दिया जाएगा जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसा होता या कारोबार के सामान्य अनुक्रम में ऐसा होता, जिसका पक्षकारों को पहले से ज्ञान था कि अगर संविदा भंग हुई तो उसे इतना नुकसान हो सकता है। ये जो भंग होने से ज्ञान है, ये जो ज्ञान था उसे पहले संविदा करते समय उतनी ही क्षतिपूर्ति देने का अधिकारी होगा और उतनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का एक बैक्सेंडल का एक मामला है जिसमें दुरस्त क्षति के बारे में कहा गया था कि ऐसी क्षति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हेक्सले वर्सेस ब्लैक्सेंडल, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का मामला। सीधा ये भी आ जाए ना, सीधा नाम भी दे दे, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का मामला को समझाइए, तब भी आपको ये क्षति का जो क्वेश्चन है, क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत या परोक्ष या दुरस्त जो क्षति है उसको लेके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का मामला, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का वाद, इसमें क्या होता है हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के मामले में कि वादी एक आटे की मिल का स्वामी था। हेडले क्या था? हेडले एक ये वादी था, ये एक आटे की मिल चलाता था, आटे की मिल का स्वामी था। वादी आटे की मिल का स्वामी था। इसके आटे की मिल की जो धुरी होती है, धुरा जिसको कहते हैं, वो धुरा इसका टूट जाता है। उसकी चक्की का जो धुरा है वो टूट जाता है। अब धुरे की रिपेयर करवाने के लिए कहाँ भेजता है? इसे दूसरी जगह भेजना पड़ता है। इसका धुरा टूटने के कारण मिल बंद हो गई, जो मेन चीज थी वो टूट गई, तो फिर आटे की मिल चली नहीं, बंद हो गई। और उसे मरम्मत के लिए ग्रीनविच ले जाने के लिए, मरम्मत के लिए कहाँ भेजना था? इसे ग्रीनविच भेजना था। और ग्रीनविच भेजने के लिए इसने किसको दिया? इस बैक्सेंडल को दिया। किसको? बैक्सेंडल को। बैक्सेंडल को ये धुरा दे दिया कि आप इसे ले जाएं और इसे ठीक करवा करके वहां से वापस ले आए। ये क्या था? बैक्सेंडल एक जहाज का वाहक था, जहाज का वाहक था। यानी ये तो माल को ले जाता था दूसरे देशों में, जहाज में माल रख के ले जाता, वहां ले जाके दे देता, वहां से किसी का तैयार होता उसको वापस ले आता। ये तो माल वाहक था, बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता था। तो बैक्सेंडल को क्या दे दिया? ये जिसने धुरा दे दिया, धुरा देने के बाद ये कह दिया कि आप इसे वहां ले जाएं और वहां से ठीक करवा के इसे वापस ला दें। लेकिन ये धुरा ठीक होने में समय लग गया, मिस्त्री ने समय लगा दिया और इसे समय पर वापस नहीं मिला हेडले को। जब समय पर नहीं मिला तो फिर इसने क्या किया? इस बैक्सेंडल के विरुद्ध वाद दायर किया कि अगर आप मेरा धुरा मील का समय पर ला देते तो मुझे इतना नुकसान नहीं होता जितना आपके धुरा न लाने से हुआ है। यानी समय पर आता तो मैं मेरा काम समय पर शुरू कर देता, मेरे आटे की मिल फिर से चल पड़ती, मुझे नुकसान नहीं होता। और आपने इतना समय लगा दिया इसको लाने में कि मुझे इतने रुपए का नुकसान हो गया, इतना ज्यादा, यानी प्रोक्ष अप्रत्यक्ष या दूर का भी उसने नुकसान बता दिया कि आपकी वजह से इतना लेट हुआ और फिर भी धुरा नहीं आया तो मेरी मिल बंद होगी, मेरी मिल इतने दिन बंद रहने से मुझे इतना नुकसान हो गया, वरना मैं इतना 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 कमा लेता। तो ये जो कहा इसने, ये जो दुरुस्त क्षति की इसने बात यहाँ कर दी कि मुझे इतना नुकसान होता, दुरुस्त क्षति के लिए वाद लेके आए। ये कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी दुरुस्त क्षति के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, बैक्सेंडल उत्तरदायी नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये तो एक मालवाहक था, ये तो क्या था? एक मालवाहक था और वो उससे उतनी ही क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है जितनी युक्ति युक्त हो, जितनी क्या हो?
युक्ति युक्त हो, रीजनेबल हो, उतनी ही प्राप्त करने का अधिकारी है। दूरस्थ क्षति या परोक्ष क्षति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। न्यायाधीश जो था एडरसन, उसने कहा कि वादी के पास टूटे हुए धुरे के अतिरिक्त अन्य धुरा होता तो प्रति द्वारा किए गए विलंब के कारण वादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये वादी इसके पास एक धुरा और होता तो फिर ये रिपेयर के लिए यहां भेज देता, दूसरा धुरा लगा के ये अपने मेल को चला लेता, इससे कोई खास नुकसान नहीं होता। फिर वादी द्वारा प्रतिवादी को धुरा सौंपते समय यह नहीं बताया गया था, जब वादी ने प्रतिवादी को जब ये धुरा सौंपा तब भी इसे यह नहीं बताया गया कि धुरा अगर समय पर नहीं पहुंचा तो उससे विशेष क्षति कारित होगी। भाई उसको ये कहता ना कि विदेख मैं तेरे को दे रहा हूं और तू इतने समय बाद ले आना, इसको नहीं लाएगा तो मुझे विशेष नुकसान हो जाएगा। ये बात भी इसने धुरा देते समय इसको नहीं बताई थी। धुरा समय पर नहीं पहुंचने पर उसे विशेष क्षति कारित होगी। प्रतिवादी को क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी दुरुस्त क्षति के लिए या परोक्ष क्षति के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अगर इसको ये कहता कि अगर आप समय पर नहीं लेके आए तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा, तब तो वो नुकसानी प्राप्त करने का अधिकारी था, क्योंकि बैक्सेंडल को पता चल जाता कि अगर तू धुरा समय पर लेके नहीं जाएगा तो उसको विशेष क्षति होने वाली है, तब तो वो इसको मैसेज करता। इस वाद में दो प्रकार की क्षतिपूर्तियों के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के मामले में। एक तो सामान्य क्षतिपूर्ति का, दो सिद्धांत यहां से निकल के आए इस केस में। एक तो सामान्य क्षतिपूर्ति की जो सामान्यतः ऐसी होती है वो, और दूसरी होती है विशेष क्षतिपूर्ति। दूसरी कौन सी? विशेष क्षति, यानी जो विशेष होती है, विशेष क्षति की पूर्ति की जाती है। जब कोई व्यक्ति विशेष हानि अथवा क्षतिपूर्ति के लिए दावा लाता है तो उसे यह साबित करना होता है कि संविदा करते समय पक्षकारों को ऐसी विशेष क्षति का ज्ञान था। अगर कोई ये कहता है कि मुझे ऐसा नुकसान हुआ है, मुझे दुरुस्त या विशेष हुआ है, तो उस विशेष नुकसानी को साबित करना पड़ेगा कि जब हमने संविदा की थी तब हमारे को ये पता था कि अगर इस संविदा का भंग होगा तो इससे विशेष क्षति होगी। अगर ऐसा है तभी वो विशेष क्षति प्राप्त करने का अधिकारी होता है, अन्यथा सामान्य क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये सभी मामलों में लागू हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये सभी मामलों में लागू हो। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां इनको लागू नहीं किया जा सकता, जैसे निर्माण कार्यों के मामलों में केसी सरकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का मामला है, जिसमें ठेकेदारों को यह कहा गया कि 18 महीने के अंदर आपको निर्माण कार्य कंप्लीट करना है। ठेकेदार के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 18 माह में आपको निर्माण कार्य कंप्लीट करना है, लेकिन सरकार क्या करने लगी? सरकार ने जो निर्माण सामग्री थी वो निर्माण सामग्री जुटाने में ही 25 माह का समय लगा दिया। जब 25 माह का समय लग गया तो ये 18 माह वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट भंग हो गया। तो इससे क्षतिपूर्ति की मांग की, क्षतिपूर्ति तो इसने कहा कि जब सरकार ही 18 से 25 माह इस निर्माण सामग्री जुटाने में लगा रही है तो फिर मैं ऐसी संविदा नहीं रख सकता। वो संविदा से मुकर जाता है, यानी संविदा को भंग कर देता है। उससे हुई विशेष क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा जब आपकी खुद की अवधानता, आपकी खुद की लापरवाही है सरकार की, तो वो इससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। क्षतिपूर्ति निर्धारण के सिद्धांत क्या है? भाई क्षतिपूर्ति जो निर्धारित की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी? क्षतिपूर्ति निर्धारण के सिद्धांत, भाई क्षतिपूर्ति है वो प्रतीकात्मक है, प्रतीक के तौर पर दी जाती है, न कि दंड के तौर पर। ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं है जहां पर सजा दी जाएगी, ये तो प्रतीकात्मक है ताकि कोई दूसरा ऐसा ना करे। क्षति क्या होगी? क्षतिपूर्ति के निर्धारण का सिद्धांत, किन किन आधार पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है? तो पहले इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रतीकात्मक होना चाहिए। स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रतीकात्मक होना चाहिए। पहला सिद्धांत ये कहता है क्षति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो क्षति का जो निर्धारण है वो स्वरूप इसका कैसा होना चाहिए? क्षति का प्रतीकात्मक होना चाहिए। क्षति का निर्धारण करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका स्वरूप प्रतीकात्मक हो, यानी संविदा भंग से जो हानि हो रही है वो क्षतिपूर्ति दी जा रही है, ये दंड के रूप में नहीं है, ये प्रतीक के रूप में उसे दी जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? दोषी पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवाना। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि दोषी पक्षकार को दंड दिया जाना, ये दंडात्मक नहीं है, ये केवल ऐसा है जिससे पक्षकार की संविदा का भंग हुआ है तो उसको क्षतिपूर्ति मिले। तो क्षतिपूर्ति प्रतीकात्मक होनी चाहिए, न कि दंडात्मक। दूसरा, क्षति को कम करने का कर्तव्य।
क्षति को कम करने का कर्तव्य है। जहां एक पक्षकार की तरफ से दूसरे पक्षकार को संविदा भंग की गई और उसके परिणाम उसे क्षति होती है, तो उस पक्षकार पर जिसने ऐसी संविदा का भंग किया उसका ये भी दायित्व बनता है कि वो क्षति तो हो रही है लेकिन कम से कम क्षति हो, ये भी इसकी ड्यूटी बनती है। भाई मेरी संविदा भंग करने से उसको ज्यादा नुकसान नहीं हो, उसका नुकसान कम से कम हो, ऐसा करने का भी उसका कर्तव्य होता है। तीसरा, तीसरा क्या क्या ये मौद्रिक हानि आवश्यक है? भाई ये प्रश्न भी उठता है कि क्या ऐसा नुकसान है वो मौद्रिक हो, क्या वो रुपए में ही ऐसा नुकसान हो, ये भी आवश्यक है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नुकसान मौद्रिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है।